हरियाणा से, क्योंकि शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर अब तैयारियां तेज हो चली है। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हरियाणा में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई है। जैसा कि पहले भी लगातार जानकारी मिलती रही थी कि दशहरे के बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और अब जानकारी सामने आ गई है। 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है, तय की गई है। तो तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी गई है। शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो चली है। 15 अक्टूबर को पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। तो तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अध्यक्षता में बाकायदा कमेटी भी गठित कर दी गई है, कमेटी बना दी गई है जो इन तैयारियों को अब मुकम्मल करेगी। तो शपथ ग्रहण में पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र के कई बड़े मंत्री भी शामिल होंगे। तो तैयारियों के लिए पंचकुला के डीसी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। तमाम व्यवस्थाओं को मुकम्मल और पूरा करने के लिए फिलहाल आप ये तस्वीर देखिए, फाइल शॉट जरूर है लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, नायब सिंह सैनी अब से 6 महीने पहले जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, मनोहर लाल को हटाया गया था और नायब सिंह सैनी को यह जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से। और चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी चंद्रशेखर धरनी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां अब शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी कई सवाल बने हुए हैं कि कैबिनेट में कौन कौन होगा, कौन से वो नए चेहरे होंगे, क्योंकि इससे पहले खबर ये भी सामने आ रही थी कि 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। पूरी डिटेल क्या है? बड़ा संशय बना हुआ है कि हरियाणा का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। अब इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल का गठन तथा मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। पंचकुला के अंदर ये कार्यक्रम होगा। इससे पहले ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि ये कार्यक्रम हरियाणा के सेंटर में कुरुक्षेत्र या रोहतक हो सकता है, लेकिन अब सब संशय खत्म हो गए हैं। यानी अब ये कार्यक्रम जो है पंचकुला के अंदर रखा जाएगा। अब डेट फाइनल हो गई है, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं बीजेपी की आला कमान से विचार मंथन निसंदेह मुख्यमंत्री पहले भी कर आए हैं और आज मुख्यमंत्री अभी कुरुक्षेत्र गए हैं, लाडवा बबैन के मंडियों में विजिट कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इसको दिल्ली एक बार फिर मुख्यमंत्री जा सकते हैं तथा पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे जो अब केंद्र में मंत्री हैं मनोहर लाल, उनसे चर्चा दोबारा हो सकती है, केंद्रीय नेतृत्व से दोबारा चर्चा हो सकती है। अगर हरियाणा के चुनाव परिणाम देखे जाएं, जातीय तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखा जाए तो हरियाणा के अंदर 2 ब्राह्मण, 2 जाट और 2 या 3 पंजाबी चेहरे और 1 रोड चेहरा और अगर कहा जाए 1 वैश्य समुदाय से लगभग इन लोगों को और एससी कम्युनिटी से 2 लिए जा सकते हैं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के पद इसके अलावा रहेंगे। अगर बड़े नामों की चर्चा करें जिनके नाम चर्चा में मंत्रिमंडल के अंदर, तो सबसे बड़ा नाम अनिल विज है। अनिल विज, नायब सिंह सैनी ने जब 12 मार्च को ओथ ली थी तब इस मंत्रिमंडल में शामिल होने से खुद ही इनकार कर गए थे तथा इन्हें शामिल इसलिए नहीं हो पाए थे। लेकिन अनिल विज ने अब इस मामले में चुनाव जीतने के बाद बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि उनका काम था इलेक्शन जीतने के बाद सर्टिफिकेट लाना, वो उन्होंने ला दिया है। अब अगला काम जो है वो बीजेपी आला कमान का है और ऐसी चर्चाएं हैं कि बीजेपी आला कमान पंजाबी बेल्ट के सबसे बड़े चेहरे और पूर्व गृह व स्वास्थ्य निकाय मंत्री अनिल विज को इस बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में ताजपोशी कर सकती है। इसके अलावा अगर नामों की चर्चा की जाए, विपुल गोयल जो फरीदाबाद से हैं, उनका मंत्री बनना तय माना जा सकता है। कृष्ण लाल पवार जो एससी कम्युनिटी से हैं, उनको उनके रुतबे के हिसाब से, पूर्व मंत्री के हिसाब से और एससी कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो उनका नाम आ सकता है। ब्राह्मण चेहरों की अगर बात की जाए तो शक्ति शर्मा को उसमें लिया जा सकता है या रामकुमार गौतम, जो दादा रामकुमार गौतम है, सफेदों से जीते हैं, भौगोलिक परिस्थितियां उनके भी फेवर में जाती हैं और लंबी राजनीति उन्होंने की है, लंबा उनका अनुभव है, उनको लिया जा सकता है। अगर रोड बरादरी का जिक्र किया जाए तो घरौंडा से तीसरी बार विधायक बने हरविंदर कल्याण
कि इस बार कैबिनेट मंत्री के रूप में लॉटरी निकल सकती है। ऐसी भी अटकलें और चर्चाएं हैं कि उन्हें स्पीकर भी बनाया जा सकता है। ये सब जातीय और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से हरियाणा के अंदर देखा जाएगा। अहीरवाल बेल्ट बहुत अहम बेल्ट है। अहीरवाल बेल्ट से जिस प्रकार से राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव जीती हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है और एक अन्य अहीर कम्युनिटी के ऐसे व्यक्ति को लिया जा सकता है जिसे राव इंद्रजीत रिकमेंड करें। तो जो किरण चौधरी हैं, अब बीजेपी में उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, उनके नामों की भी चर्चा है। फिलहाल ये सब मंथन बीजेपी की आला कमान को करना है कि किसे मंत्रिमंडल में लेना है और किसे कहाँ जगह देनी है। अटकलों और चर्चाओं और अगर कहा जाए राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उनके दृष्टिकोण से देखें तो ये नाम प्रमुख रूप से चर्चा में है। जो पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं गंगो, उनका नाम भी चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर कौन बनेगा, डिप्टी स्पीकर कौन बनेगा, ये सब सारी चीजें एक एक करके लगातार सामने आ रही है, एक एक करके पॉइंट लगातार सामने आ रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। लेकिन मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा हो, इसमें मनोहर लाल की क्या भूमिका देखने को मिल सकती है, किस तरह का हस्तक्षेप? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, क्योंकि ये सवाल ऐसा सवाल है जो हर हरियाणा के नागरिक के जहन में है। हरियाणा के हर नागरिक को पता है कि इस वक्त भीष्म पितामह की भूमिका में जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनका हस्तक्षेप पूरा रहेगा। उनका अनुभव 9.5 साल का मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा का रहा है। और अगर आप देखें हरियाणा के जो चुनाव परिणाम सबको चौंकाने वाले रहे हैं और कांग्रेस को झटका देने वाले रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं 9.5 साल शासक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल की अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने जो काम किए, नायब सैनी ने उनको आगे कंटिन्यू किया। एक तरह से उन्हीं पर यह जनता की मोहर लगी है और बीजेपी ने अपनी सरकार अपने दम पर बनाई है। तो इसलिए मनोहर लाल का जो कहा जाए अनुभव पुराना हरियाणा के संबंध में है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और केंद्रीय नेताओं से सलाह करने के बाद, संगठन मंत्री से, बीजेपी में संगठन की बहुत अहमियत होती है तथा हरियाणा के जो प्रभारी हैं उन सब से सलाह विचार मंथन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में ये सब चीजें होंगी और उस पर अंतिम मोहर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटने के बाद लगाएंगे और ये मंत्रिमंडल 15 तारीख को शपथ ग्रहण करेगा। जी, यानी कि ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चुनावों से पहले एक जातीय समीकरण बैठाने और बताने समझाने की कोशिश की थी, सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी की देखने को मिली थी, और उसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग मंत्रिमंडल के स्वरूप में भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग केवल वोट लेने के लिए नहीं होती, आगे सरकार चलाने के लिए भी जरूरी होती है। हर जाति हर धर्म को पूर्ण अहमियत मिलनी चाहिए, इस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और नायब सैनी तो मुख्यमंत्री रहेंगे, ये पहले से डिक्लेयर किया हुआ बीजेपी के ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वाला आपने एक सवाल पूछा था, बीजेपी ने कई स्टेट में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं, लेकिन हरियाणा इतना बड़ा स्टेट नहीं है कि यहाँ 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर शायद बनाए जाए। लेकिन ऐसी अटकलें हैं, ऐसी संभावनाएं हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरियाणा में 7वीं बार विधायक बनने वाले अनिल विज को उस पर लिया जा सकता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। हाँ, जातीय अगर सारी परिस्थितियां कहा जाए और भौगोलिक रूप से अगर बीजेपी ने सब चीज़ों को सामंजस्य कर चलना है तो राव इंद्रजीत की बात पूरी करने के लिए हो सकता है कि अहीरवाल बेल्ट से भी एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर लिया जा सकता है। कई बड़े चेहरे इस बार दोबारा चुनाव जीत कर आए हैं और उनको जीत कर कई जो जीते हैं उनमें जो मैंने प्रमुख नाम आपसे अभी चर्चा की है वो लगभग ऐसे नाम हैं जिनका इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय माना जा सकता है। और बाकी चीज़ें तो देखो ये पार्टी और संगठन ने तय करनी है, लेकिन जो कयास लगाए जा सकते हैं इन्हीं नामों के फिलहाल चल रहे हैं। जी, लेकिन चंद्रशेखर जी, जीटी बेल्ट में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो जीटी बेल्ट से मंत्रिमंडल में किसको जगह मिल सकती है? देखिए, जीटी रोड बेल्ट की अगर शुरुआत करें तो कालका विधानसभा से जो है शक्ति शर्मा जीती हैं, वो बीजेपी की हैं, कार्तिक शर्मा की मदर हैं, ब्राह्मण कोटा है और ब्राह्मण कोटे के अलावा पंजाबी भी हैं वो। दूसरा, जीटी रोड बेल्ट पर अम्बाला में 7वीं बार कैंट में जीतने वाले अनिल विज का सबसे बड़ा नाम और रुतबा है, बड़ा उनकी कार्यप्रणाली भी अत्यंत सराहनीय रही है अतीत में और उन पर कोई दाव और धग्गा जिसको कहा जाए नहीं है। आगे जीटी रोड बेल्ट पर बात करें तो सुभाष सुधा जो चुनाव हारे हैं कुरुक्षेत्र से,
आगे इसके पानीपत से प्रमोद विज इलेक्शन जीते हैं जी। तो प्रमोद विज और कृष्ण मिड्ढा, ये दो नाम ऐसे, कृष्ण मिड्ढा भी पंजाबी हैं जो जींद से, जिनको कहा जाए जीत मिली है, तीसरी बार जीते हैं। अब इन तीनों में से इन दोनों में से एक मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार कृष्ण मिड्ढा की लॉटरी निकलती है या पानीपत के प्रमोद विज की निकलती है, या अगर सोनीपत के जो पहली बार जीते हैं उनकी निकलती है। बीजेपी वरिष्ठता को भी अवॉइड नहीं करती, अनदेखी नहीं करती, उन वरिष्ठता के आधार पर भी अपने जो बीजेपी के नेता हैं, एमएलए हैं, उनको प्राथमिकता हमेशा देती है। और इसीलिए ये माना जा सकता है कि अनिल विज, जो पहले भी जिनका कद बढ़ा रहा है मंत्रिमंडल में, उनको इस बार बीजेपी आला कमान अगर कहेगी तो वो इनकार नहीं करेंगे और वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होते देखे जा सकते हैं। जी चंद्रशेखर जी, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बीजेपी तो सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष के खेमे में एक टेंशन देखने को मिल रही है। खास तौर पर हुड्डा और तमाम बड़े नेता तो इस रिजल्ट को अस्वीकार्य मान रहे हैं, अप्रत्याशित मान रहे हैं। तो वहां पर किस तरह की हलचल है कि क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि बीजेपी तो सरकार बनाने जा रही है और आप चुनाव आयोग के पास शिकायत लगा रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग को शिकायत करना ओपोजिशन का अधिकार है, वो कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर आप उन चीज़ों का समीक्षा करें, हरियाणा को आप जितना समझते हैं या परखते हैं, हरियाणा में दो तीन चीज़ें बड़ी अहम रही हैं जिनके कारण कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता से वंचित हुई है। सबसे बड़ा अहम कारण ये भी रहा है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की लॉन्चिंग का, जबरदस्त लॉन्चिंग का प्रयास हो रहा था, उदयवान जैसे डम्मी को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अतीत देखें तो 1990 में अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो 1991 में कांग्रेस लौटी थी। अगर 2003 की बात करें, भजनलाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो कांग्रेस सत्ता में लौटी थी संगठन में, तो निसंदेह कांग्रेस जो है वो लौटती नजर आती